जागने पर आकाश अभी भी मंद रोशनी में था। लिन शेन ने पलटकर देखा और जैसा कि अपेक्षित था, बेस म्यूटेशन अंडे पर मोज़ेक गायब हो गया था और उसके दिमाग में नई जानकारी उभरी थी। तभी वो स्पष्ट रूप से देख सका कि ये वास्तव में एक स्वपरिष्कृत स्टील बीस्ट बेस उत्परिवर्तन अंडा था, जो एक साधारण अंडे से कुछ अलग नहीं था। असफल सुपरबेस विकासवादी बीज। असीम शक्ति अनुबंध असीमित शक्ति अनुबंध। एक प्राणी को पालें और उसके साथ अनुबंध करें। प्राणी को पकड़कर हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ें। जैसे जैसे प्राणी बड़ा होता है और उसका वजन बढ़ता है, आपको प्राणी के वजन के बराबर शक्ति प्राप्त होगी। इस बीज में विशिष्टता है और यह केवल एक प्राणी के साथ ही असीम शक्ति अनुबंध स्थापित कर सकता है। लिन शेन हैरान और प्रसन्न दोनों था और उसने मन ही मन सोचा, क्या ये प्रसिद्ध बछड़ा गले लगाने का कौशल नहीं है? लोक कथा में एक लड़के के बारे में बताया गया है जो मवेशी चराता है। वह हर दिन अपने घर से एक नवजात बछड़े को गोद में लेकर चराने के लिए पहाड़ों पर ले जाता था। जैसे जैसे बछड़ा बड़ा होता गया, लड़के की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और जब बछड़ा वयस्क हुआ तो लड़का एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया जो 1000 किलो वजन उठाने में सक्षम था। जाहिर है, ये प्रशिक्षण की एक अवैज्ञानिक पद्धति है। एक बछड़ा कुछ ही महीनों में कई 100 या 1000 पाउंड तक बढ़ सकता है, जबकि मानव शक्ति इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती। वास्तव में कुछ ही समय बाद ग्वाला बालक बछड़े को उठाने में असमर्थ हो गया, जिससे उसका लगातार मजबूत होना असंभव हो गया। हालांकि असीम शक्ति अनुबंध असंभव को संभव में बदल सकता है तथा वो हासिल कर सकता है जिसका दावा अवैज्ञानिक सिद्धांत करता है। सिद्धांत रूप में, जब तक लिन शेन एक बहुत बड़े प्राणी के बच्चे को ढूंढ सकता है, उसकी ताकत असीम रूप से बढ़ सकती है। एक म्यूटेटर के लिए गाय को उठाने की ताकत बहुत अधिक नहीं मानी जाती है, लेकिन यदि वह एक विशालकाय बेस वेरिएंट प्राणी हो तो क्या होगा? लिन शेन को पता था कि कुछ बेस वेरिएंट जीव व्हेल से कहीं अधिक बड़े और भारी हो सकते हैं। लिन शेन को केवल ऐसे आधार उत्परिवर्तन अंडे को प्राप्त करने और उसे छोटी उम्र से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी, ताकि वह ताकत का एक भयानक स्तर प्राप्त कर सके जो आम व्यक्ति की कल्पना से परे था। एकमात्र समस्या ये थी कि ऐसा बेस म्यूटेशन अंडा कहाँ खोजा जाए। लिन शेन के लिए उपलब्ध बेस म्यूटेशन अंडों में से स्वपरिष्कृत स्टील जानवर पहले से ही सबसे बड़े में से एक था। भले ही कुछ विशाल मिश्र धातु जीव थे, लेकिन उनका आकार और वजन स्वपरिष्कृत स्टील जानवर से ज्यादा बड़ा नहीं था। हालांकि लिन शेन ने एक बार कुछ फुटेज देखी थी जिसमें बेस वेरिएंट जीव ड्रैगन जितने बड़े दिखाई दे रहे थे। अगर उसे ऐसे किसी जीव का अंडा मिल जाए तो असीम शक्ति अनुबंध एक बग जैसी क्षमता के बराबर होगा। ऐसे अधिकांश बेस वेरिएंट जीव क्रिस्टलाधारित जीव थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि क्रिस्टलाधारित जीव का अंडा प्राप्त करना संभव था या नहीं। भले ही वह ऐसा कर सकता था, लेकिन जीवों का विकास चक्र आमतौर पर लंबा था, जिसमें से कुछ को परिपक्व होने में कई साल या दशकों का समय लग जाता था। इसकी तुलना में स्टील क्रिएचर्स का विकास चक्र छोटा था, लेकिन असाधारण रूप से बड़ा एक भी क्रिएचर्स ढूंढना आसान नहीं था। दोनों तरीकों से काम करने के लिए शायद कुछ प्रयास करने होंगे। एक बहुत बड़े स्टील प्राणी को ढूंढना कम समय में हल होने वाला मामला नहीं है। पैसे होने पर भी डार्क बर्ड बेस पर ऐसी चीजें उपलब्ध नहीं हैं, जब तक कि आप अन्य बड़े बेसों पर न जाएं, जहां अभी भी उम्मीद हो सकती है। लिन शेन जल्दी में नहीं था। भले ही वह अब स्वपरिष्कृत स्टील बीस्ट के साथ अनुबंध का उपयोग करता है, वह तुरंत ताकत हासिल नहीं करेगा। आखिरकार, ये आगामी भर्ती कार्यक्रम के लिए उपयोगी नहीं होगा। लिन शेन ने स्वपरिष्कृत स्टील बीस्ट बेस म्यूटेशन अंडे को देखा। उसके दिमाग में रक्तवाचा बनाने की जानकारी उभर रही थी। हालांकि उसने रक्तवाचा का प्रदर्शन न करने का फैसला किया और इसके बजाय उसे ऊष्मायन कक्ष में रख दिया। ऊष्मायन कक्ष में 2 अन्य बेस म्यूटेशन अंडे थे। एक स्टील टेल स्कॉर्पियन स्टील म्यूटेंट अंडा था और दूसरा डार्क आयरन स्वेलो स्टील म्यूटेंट अंडा था।
दोनों में पहले से ही एक अग्नि बीज था। लिन शेन उन्हें हैच करके देखना चाहता था कि वे साधारण स्टील टेल स्कॉर्पियन और डार्क आयरन स्वेलो से किस प्रकार भिन्न हैं। जब वो लिविंग रूम में पहुंचा तो ये पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। पिछली योजना के अनुसार ये ने लिन जियांगडोंग के कपड़े और सामान लाए थे। लिन शेन ने कपड़े पहने और आईने में देखा तो उसे नहीं लगा कि वह लिन जियांगडोंग जैसा दिखता है। क्या ये काम करेगा? लिन शेन ने अनिश्चितता से पूछा जब उसने ये की ओर देखा। यदि आप चेहरे को नहीं देखते हैं या आवाज नहीं सुनते हैं तो आप और श्री लिन जोंगजिंग कम से कम 80% एक जैसे हैं। ये ने एक दुष्ट भूत के आकार का कांस्य मुखौटा निकालते हुए और इसे लिन शेन को सौंपते हुए कहा, यह मुखौटा मिश्रित धातु प्राणियों ग्रीन आर्मर डेविल की सामग्री से बना है। श्री लिन जोंगजिंग ने इसे पहले भी पहना है। ये दूसरों को धोखा देने में सक्षम होना चाहिए। लिन शेन ने मास्क ले लिया। ये कागज जितना पतला था लेकिन हल्का नहीं था। शायद इसका वजन लगभग 2 पाउंड था। इसका कपड़ा बहुत मजबूत था और छूने पर ठंडा महसूस होता था। मुखौटा पहनना थोड़ा मुश्किल था। उसने शीशे में देखा और हरे नुकीले दांतों वाला चेहरा वाकई कुछ डरावना लग रहा था। बस इतना ही काफी है। जब तक आप नहीं बोलेंगे, इस मुखौटे को देखने वाला कोई भी व्यक्ति शायद आपको मिस्टर लिन जोंगजिंग समझ लेगा। ये ने प्रशंसा की। फिर कहा, हालांकि आपकी आवाज अभी भी एक समस्या है। हालांकि मिस्टर लिन जोंगजिंग की आवाज कुछ हद तक आपकी आवाज से मिलती जुलती है, फिर भी ये थोड़ी अलग है। आपको अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। जितना संभव हो उतना कम बोलना सबसे अच्छा है, लेकिन आप पूरी तरह से चुप नहीं रह सकते। आप मिस्टर लिन जोंगजिंग के स्वभाव को जानते हैं। अगर आप पूरी तरह से चुप रहेंगे तो इससे संदेह पैदा होगा। ये लिन शेन ने अपना गला दबाया और कुछ बार कोशिश की। उसकी आवाज धीरे धीरे सामान्य से थोड़ी अलग हो गई, जैसे ये वास्तव में उसके जैसा लगता है। ये ने बढ़ते आश्चर्य के साथ सुना। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन शेन के पास ऐसी चाल होगी। अब आवाज लगभग 90% लिन जियांगडोंग की तरह लग रही थी। आखिरकार, हम भाई हैं। हमारी आवाजें स्वाभाविक रूप से समान हैं। साथ ही एक समय था जब मुझे गायन हॉल में अक्सर जाना पसंद था। इसलिए मैंने गायन तकनीकों पर कुछ शोध किया। कुछ गायकों की आवाज की नकल करने से काफी समानता मिली। लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन शेन, ये वाकई काम कर गया। जब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करते, बाहरी लोग ये नहीं बता पाएंगे कि आप मिस्टर लिन जोंगजिंग नहीं हैं। ये ने कहा। ये सुनकर वो और भी खुश हो गया। बस मुझे मिस्टर लिन जोंगजिंग कहो, लिन शेन ने कहा। उसकी नजर थोड़ी ऊपर उठी। वह जानता था कि उसका फायदा ये था कि वह अपने बड़े भाई को अच्छी तरह समझता था। वह अभिनय में अच्छा नहीं था, इसलिए वह सिर्फ अपने भाई की तरह ही खुद को डुबो सकता था। हर काम, हर शब्द के साथ उसे ये सोचना पड़ता था कि मिस्टर लिन जोंगजिंग क्या करेंगे या क्या कहेंगे। ये क्षण भर के लिए चौंक गए, फिर गंभीरता से लिन शेन को सलाम करते हुए बार बार कहा, मिस्टर लिन जोंगजिंग, मैं गलत था। आप मिस्टर लिन जोंगजिंग हैं। चलो चलें, लिन शेन ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। ये ने थोड़ा सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि लिन शेन को लिन जियांगडोंग का रूप देना एक हताश करने वाला कदम था, जो बहुत जोखिम भरा था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। इसमें निश्चित रूप से खामियां थीं, लेकिन उन्हें केवल पहचान में सच्चा विश्वास करके ही छिपाया जा सकता था। ये लिन शेन के लिए कठिन होगा। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर लिन जोंगजिंग और लिन जियांगडोंग सुरक्षित वापस आ सकते हैं। अन्यथा, भले ही लिन शेन इस बार बच निकले, लेकिन वो अनिश्चित काल तक धोखा नहीं दे पाएंगे। ये ने मन ही मन सोचा। जब तक लिन शेन और ये कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, तब तक क्यूई और वांग परिवारों के प्रतिनिधि वहां पहले से ही मौजूद थे। वे काफी देर से मंच पर बैठे थे और अधीर हो रहे थे। लिन शेन और ये जानबूझकर सभा शुरू होने से ठीक पहले देर से पहुंचे, ताकि क्यूई और वांग परिवार के प्रतिनिधियों को लिन शेन से ज्यादा बात करने का समय न मिले, जिससे किसी भी तरह की चूक की संभावना कम हो जाए। लिन शेन, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था,
क्यूई परिवार का प्रतिनिधि क्यू शुहेंग है और वांग परिवार का प्रतिनिधि वांग तियानर है। उनकी प्रतिष्ठा और ताकत दोनों ही श्री लिन जोंगजिंग के करीब है। सावधान रहें, ये ने फुसफुसाते हुए कहा, ताकि केवल वे दोनों ही सुन सकें। लिन शेन शांत रहे, कुछ नहीं बोले और सीधे मंच की ओर चले गए। मंच पर पहले से ही 2 आदमी मौजूद थे। एक क्यू शुहेंग, जो कुछ हद तक विद्वान और परिष्कृत व्यक्ति था, और दूसरा एक मजबूत कद काठी वाला आदमी जिसकी नजरें बाज जैसी थी। स्वाभाविक रूप से वांग तियानर था। लिन शेन ने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। उसकी निगाहें दृढ़ थीं, क्योंकि उसने दोनों पुरुषों के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और अहंकार की मुद्रा के साथ मंच पर चला गया। उसने सोचा था कि उसे देखकर क्यू शुहेंग और वांग तियानर निश्चित रूप से उसके मुखौटे पहनने पर सवाल उठाएंगे। अप्रत्याशित रूप से जब उन्होंने उसे आते देखा तो वे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने उससे बात नहीं की। इसके बजाय उनकी निगाहें लिन शेन के पीछे किसी चीज की ओर चली गईं। वे क्या देख रहे हैं? लिन शेन मदद नहीं कर सका, लेकिन मुड़कर देखने लगा, और ऐसा करते ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे वो वही जम गया। ये ने अपना सिर घुमाकर देखा और देखा कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ रहा है। हालांकि उसके हावभाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी नजर में एक हल्का सा अदृश्य बदलाव था। ये जैसे व्यक्ति के लिए जो आमतौर पर भावशून्य रहता था, उसकी आंखों में ये परिवर्तन बहुत सारी समस्याओं का संकेत देने के लिए पर्याप्त था। हालांकि क्यू शुहेंग और वांग तियानर उसके ठीक बगल में थे, और वह लिन शेन को कुछ भी संकेत देने में असमर्थ था। मिस्टर लिन जियांगडोंग, आपको कोई आपत्ति नहीं है कि हमने इस दोस्त को निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया है ना? क्यू शुहेंग ने लिन शेन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। शुहेंग, यहीं पर तुम गलत हो। वांग तियानर ने बीच में ही टोकते हुए लिन शेन के चेहरे पर नजर घुमाई, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। ये तथ्य कि वो आई है डार्क बर्ड बेस के लिए एक बड़ा सम्मान है, जिसने हमारे भर्ती सम्मेलन को शानदार बना दिया है। इसके अलावा वो श्री लिन जियांगडोंग की पुरानी दोस्त है। आपत्तियों के बजाय श्री लिन जियांगडोंग को हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्या ये सही नहीं है, श्री लिन जियांगडोंग? वह यहाँ क्यों है? और क्यू शुहेंग और वांग तियानर के बीच ऐसी मौन सहमति कैसे है? क्या ऐसा हो सकता है कि क्यू और वांग परिवारों ने पहले ही गठबंधन कर लिया है? अगर ये सच है, तो शायद हम मिस्टर लिन जोंगजिंग और मिस्टर लिन जियांगडोंग के लौटने तक साथ नहीं रहेंगे। ये ने सोचा। उसका मन आग की तरह तड़प रहा था। फिर भी उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। कोई भी हरकत क्यू शुहेंग और वांग तियानर को और अधिक संदिग्ध बना सकती थी, जो लिन शेन को ध्यान से देख रहे थे और उसकी कम दिखाई देने वाली आंखों से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सभी की निगाहें लिन शेन के चेहरे पर केंद्रित थी, और जब लिन शेन ने मंच पर आए व्यक्ति को देखा तो उसकी निगाहें नहीं बदलीं, लेकिन उसका दिल भारी संदेह से भर गया। सुपरबेस इवोल्यूशन का अग्नि बीज ले जाने वाला एक मानव? लिन शेन को जो बात चौंका रही थी, वह इस व्यक्ति की पहचान नहीं थी। वास्तव में उसने नहीं देखा था कि ये कौन था, केवल अस्पष्ट रूप से पहचान पाया था कि यह एक महिला थी। क्योंकि इस महिला का शरीर मोज़ेक जैसा था, लिन शेन उसकी विशेषताओं को बिल्कुल भी नहीं पहचान सका। अग्नि बीज की खोज के बाद से लिन शेन ने इसे केवल बेस म्यूटेशन अंडे पर ही देखा था, और यहाँ तक कि अंडे से निकले बेस वेरिएंट प्राणियों पर भी नहीं, मनुष्य की तो बात ही छोड़िए। वास्तव में लिन शेन के मन में ये बात कभी नहीं आई थी कि मनुष्य के पास भी अग्नि बीज हो सकता है। इस खोज ने उसे रोमांचित कर दिया। ये प्रसन्नता अग्नि बीज प्राप्त करने की एक अन्य संभावित विधि के कारण थी, और स्वाभाविक रूप से ये आश्चर्य इस बात से हुआ कि उसे ये नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति कौन है। उसे इस बात का जरा सा भी सुराग नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह उसे पहचान नहीं पाया था। अगर वो पहचान भी लेता तो भी महिला का शरीर मोज़ेक से ढका हुआ था। वो नहीं बता सकता था कि वह कौन थी। लिन, कैसा रहा? महिला ने हल्के स्वर में कहा, जब वो लिन शेन के पास गई। इस कथन ने लिन शेन को याद दिलाया
कि उनके बड़े भाई लिन जियांगडोंग को जब वो बहुत छोटे थे तब दूर स्थित सी कॉन बेस पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जहां उन्होंने लौटने से पहले लगभग 1 दशक बिताया था। हर बार जब लिन जियांगडोंग बहुत ज्यादा शराब पीता था तो वह इस बात का बखान करता था कि सी कॉन बेस कितना उन्नत है और वहां के म्यूटेटर कितने प्रभावशाली है। अगर सी कॉन बेस एक महान घर होता तो उसकी तुलना में डार्क बर्ड बेस एक गांव भी नहीं माना जाता। बेशक लिन जियांगडोंग की कहानियों का उद्देश्य डार्क बर्ड बेस को छोटा करना नहीं था, बल्कि खुद के बारे में शेखी बघारना था। हर बार लिन जियांगडोंग इस बारे में बात करता था कि उसकी प्रतिभा कितनी महान है, कैसे सी कॉन बेस के बड़े बड़े लोग इस बात पर झगड़ते थे कि कौन उसका मार्गदर्शन करेगा और कितने प्रशिक्षण शिविर के कोच उसके निर्णय का बेसब्री से इंतजार करते थे। उसने बिना किसी परवाह के एक कोच का चयन किया जो सी कॉन बेस का शीर्ष व्यक्ति माना जाता था, जिसे अपने प्रशिक्षण के लिए चुना गया। जिन कोचों को उन्होंने नहीं चुना था वे जीवन में एक बार मिलने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी को खो देने के लिए छाती पीटते हुए विलाप करते थे। वह ये भी दावा करते थे कि उनके प्रशिक्षण के दौरान उनके समूह के सभी छात्र असाधारण थे, लेकिन उनसे मिलने पर वे ऐसे व्यवहार करते थे जैसे उन्होंने एक बिल्ली देख ली हो, भयभीत हो जाते थे और उन्हें सम्मानपूर्वक वरिष्ठ भाई कहकर पुकारते थे। इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, सिवाय इसके कि लिन जियांगडोंग ने अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया था और वह अपनी कक्षा में अपराजेय था। लिन शेन ने इसे इतनी बार सुना कि उसे लगने लगा कि लिन जियांगडोंग की बातें पूरी तरह से अविश्वसनीय थीं, जिसमें बहुत ज्यादा डींगे हाँकना शामिल था। अगर उसका बड़ा भाई वाकई उतना ही शानदार था जितना उसने दावा किया था, सी कॉन बेस जैसी जगह पर भी अपनी पीढ़ी पर हावी था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डार्क बर्ड बेस, जो एक छोटा सा स्थान है, में अभी भी कुछ साथी थे जो उसका मुकाबला कर सकते थे। हालांकि चूंकि लिन जियांगडोंग काफी वाकपटू था, इसलिए उसकी शेखी बघारने से भी कहानी रोमांचक और असाधारण कल्पना से भरी हो सकती थी। उन्हें इतनी बार सुनने के बाद लिन शेन को कहानियों में से काफी नाम और लोग याद आ गए। बेशक वे लोग केवल ये दिखाने के लिए वहां थे कि लिन जियांगडोंग स्वयं कितना अद्भुत था, वे केवल पृष्ठभूमि मात्र थे। बस इतना ही था कि लिन जियांगडोंग ने और अधिक दिखावे के लिए उन पृष्ठभूमियों को कुछ आश्चर्यजनक पहचाने प्रदान की। सदी में एक बार मिलने वाली स्वाभाविक प्रतिभा, महान परिवारों और कुलीनों के बेटे, स्कूल की सुंदरिया और ऐसे ही अन्य लोग, ये सब बहुत अधिक सुनने के बाद थोड़ा अश्लील लगने लगा। लिन जियांगडोंग ने कई महिला सहपाठियों के बारे में बताया जो स्पष्ट रूप से उसके आकर्षण और व्यक्तित्व से मोहित थीं, पूरी तरह से मोहित थीं और खुद को छुड़ाने में असमर्थ थीं। उनमें से प्रत्येक रो रही थी और उसकी प्रेमिका बनने की भीख मांग रही थी, जिससे वह परेशान था। लिन जियांगडोंग के शब्दों में, एकमात्र महिला सहपाठी जिसने उसके साथ डेटिंग करने के बारे में नहीं सोचा था, वो अभी भी उसकी साधना, प्रतिभा और युद्ध क्षमताओं से बहुत प्रभावित थी, उसकी छोटी प्रशंसक। लिन शेन को याद आया कि लिन जियांगडोंग की कहानियों में उस छोटी प्रशंसक का नाम बाई शेनफेई था, जो उससे 1 वर्ष छोटी थी, लेकिन एक विलक्षण प्रतिभाशाली लड़की थी, जिसने 12 वर्ष की उम्र में तितली परिवर्तन किया था और वह मार्शल आर्ट में लीन हो गई थी तथा हर दिन साधना या मार्शल और युद्ध के मार्ग पर व्यतीत करती थी। उस समय लिन जियांगडोंग बाई शेनफेई से सिर्फ 1 साल बड़ा था और अभी तक बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरा था। उसने पहले से ही रूपांतरित बाई शेनफेई को हरा दिया और तब से वह उसे एक आदर्श के रूप में देखती थी, साधना के हर मुद्दे पर उससे सलाह लेती थी। तथाकथित तितली परिवर्तन मानव से उत्परिवर्ती तक विकसित होने में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक उसी तरह जैसे एक कैटरपिलर तितली में बदलने के लिए प्यूपा बन जाता है। एक साधक को अपने मांस और रक्त शरीर को स्टील बॉडी के समान विकसित करने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लिन शेन ने फिर से याद किया कि लिन जियांगडोंग की कहानियों में उन पृष्ठभूमि सहपाठियों में से अधिकांश उसके अपने सहपाठी थे, जिनमें बाई शेनफेई एकमात्र छोटी बहन थी।
ये महिला जो खुद को वरिष्ठ भाई कह रही है, क्या वो बाई शेनफेई हो सकती है? लिन शेन ने सोचा कि ये संभव है, लेकिन वो निश्चित नहीं हो सका। आखिरकार लिन जियांगडोंग की बाई शेनफेई नाम की एक से ज्यादा छोटी बहनें थीं, और गलत पहचान लिन शेन के लिए असहनीय परिणाम ला सकती थी। सबकी निगाहों के सामने लिन शेन ने अहंकार के साथ मोज़ेक धुंधली महिला से कहा, मैं आखिरी व्यक्ति क्यों हूँ जिसे पता चला कि आप डार्क बर्ड बेस में आए हैं? ये कहते हुए लिन शेन ने क्यूई शुहेंग और वांग तियानर पर भी नजर डाली, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वो काफी नाखुश था। डार्क बर्ड बेस में अपने पहले दिन मैं लिन सीनियर ब्रदर से मिलने के लिए लिन परिवार से मिलने गया था, लेकिन आपके परिवार ने कहा कि आप एक महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौती से निपट रहे थे और मेहमानों का स्वागत करना असुविधाजनक था। इसलिए मुझे क्यूई परिवार और वांग परिवार से मिलने जाना पड़ा, बाई शेनफेई ने समझाया। लिन शेन बाई शेनफेई की अभिव्यक्ति या आंखों को नहीं देख सका, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका स्वर शांत था। उसके बुरे रवैये पर गुस्सा नहीं था, धैर्यपूर्वक समझा रहा था, जैसे कि वो वास्तव में जियांगडोंग के बारे में बहुत अच्छा सोचती थी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप डार्क बर्ड बेस पर विशेष रूप से मुझसे मिलने नहीं आए हैं? लिन शेन ने जांच जारी रखने का फैसला किया। अगर ये सिर्फ एक सामान्य सहपाठी का रिश्ता होता, तो उसके आरोप लगाने वाले लहजे से नाराजगी नहीं तो परेशानी जरूर होती। अगर महिला के लहजे में असहजता का कोई संकेत नहीं था, तो संभावना थी कि वह बाई शेनफेई थी। मी लिन जियांगडोंग, ये कहना आपके लिए थोड़ा अनुचित है। वह आपसे मिलने के लिए हमारे डार्क बर्ड बेस तक मीलों की यात्रा करके आई थी, लेकिन आपने उसे बाहर कर दिया, एक झलक भी देखने से इनकार कर दिया। और अब जब आप आखिरकार मिल चुके हैं, तब भी आप एक घटिया मुखौटे के पीछे छिपे हुए हैं, चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या इसे मुलाकात माना जाएगा या नहीं? या ऐसा इसलिए है कि मी लिन जियांगडोंग का चेहरा नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि उन्हें पहचाने जाने का डर है? या शायद उस मुखौटे के नीचे का चेहरा मी लिन जियांगडोंग के चेहरे जैसा नहीं है? वांग तियानर लिन शेन को धोखेबाज कहने से बस चूक गया। लिन जियांगडोंग चुपचाप लिन जोंगजिंग के पीछे पीछे बाहर निकल गया था, और बाहरी तौर पर यह दावा किया गया कि वह महत्वपूर्ण शोध में लगा हुआ था। यहाँ तक कि लिन शेन को भी केवल तभी पता चला कि लिन जियांगडोंग बेस पर नहीं था, बल्कि ये के आने के बाद अपने तीसरे भाई लिन जोंगजिंग के साथ बाहर गया था। हालांकि लिन जियांगडोंग की एक महीने से ज्यादा की अनुपस्थिति ने क्यूई और वांग परिवारों में संदेह पैदा कर दिया। इस बार लिन शेन के फिर से नकाब पहनकर आने से उनका संदेह और भी गहरा हो गया। लिन शेन के पीछे खड़े ये की हथेलियां पहले से ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थीं। उन्होंने इस स्थिति की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ऐसे अचानक संकट में लिन शेन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि ये खुद भी नहीं जानता था कि इस संक्षिप्त क्षण में सही तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। फिर भी अगर ये ने लिन शेन को इस मुश्किल से निकालने के लिए अभी कदम उठाया, तो इससे उनका शक और गहरा हो जाएगा। दूसरी ओर अगर वो कदम नहीं उठाता, तो लिन शेन शायद इस मुश्किल से बाहर भी नहीं निकल पाता। जैसे ही ये बोलने के बारे में सोच ही नहीं पाए, लिन शेन ने पहले ही कदम उठा लिया था। लिन शेन अचानक वांग तियानर के पास आ गया। उसका चेहरा वांग तियानर के चेहरे से टकराने वाला था, जिससे वो अचानक हरकत से चौंक गया। लिन जियांगडोंग से बहुत डरकर वांग तियानर ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। इस युग में आग्नेयास्त्र अभी भी बहुत शक्तिशाली हथियार थे, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए, क्योंकि हैंडगन का खतरा बना हुआ था। आखिरकार मनुष्य 24 घंटे स्टील बॉडी अवस्था को बनाए नहीं रख सकता, और अधिकांश म्यूटेटर पूरी तरह से स्टील बॉडी से बने नहीं होते। कुछ में तो स्टील बॉडी कवरेज 50% से भी कम होता था। इसलिए कई लोग अपने साथ हैंडगन रखते थे, जो कि बेस वेरिएंट प्राणियों के लिए नहीं बल्कि उनकी अपनी प्रजाति के लिए थी। ये के साथ पिछली रात की विस्तृत योजना के दौरान लिन शेन ने पहले ही वांग तियानर को नोटिस कर लिया था, जिसकी ताकत लिन जियांगडोंग के बराबर थी। दोनों ही मिश्र धातु म्यूटेटर थे। हालांकि उसे बंदूकों का बहुत शौक था और माना जाता है
कि उसने अपनी बंदूक से कई लोगों को मार डाला था। जिस क्षण वांग तियानर ने अपनी बंदूक निकाली, लिन शेन का हाथ विषैले सांप की तरह बाहर निकल आया। वांग तियानर के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसने अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़ा भी नहीं था कि उसे लगा कि उसकी उंगलियां ढीली पड़ गई है और उसकी हैंडगन छीन ली गई है। लिन शेन ने वांग तियानर की बंदूक को सीधे जब्त करने की उम्मीद नहीं की थी, ये देखते हुए कि वांग तियानर एक मिश्र धातु उत्परिवर्ती था, जिसकी गति पूरी तरह से फटने पर गोली से भी कम हो सकती थी। मूल रूप से लिन शेन ने सीधे बंदूक लेने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि संघर्ष के 7 चरणों द्वारा दी गई गति का उपयोग करके वांग तियानर के बंदूक खींचने वाले हाथ को विक्षेपित करने का इरादा किया था। उसके बाद उसने मौखिक हमला शुरू कर दिया था। उसे आश्चर्य हुआ कि संघर्ष के 7 चरणों द्वारा प्रदत्त गति उसके अनुमान से भी अधिक तेज थी, जिससे वो अप्रस्तुत वांग तियानर को निरस्त्र कर सकता था और सीधे बंदूक ले सकता था। लिन शेन, जिसने अपना बेस म्यूटेशन पूरा नहीं किया था, आश्चर्यजनक रूप से एक अलॉय म्यूटेटर के हाथों से बंदूक लेने में कामयाब रहा, जो वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक था। लिन शेन बहुत उत्साहित था। उसने तुरंत जब्त की गई बंदूक को वांग तियानर के सिर पर निशाना बनाया। वांग तियानर का रंगरूप एकदम बदल गया। जैसे ही वो तेजी से तिरछे पीछे की ओर मुड़ा, उसकी त्वचा से एक नीला, रहस्यमय पदार्थ रिसकर एक कवच जैसा कवच बन गया, जिसने उसके शरीर को ढक लिया, यहाँ तक कि उसके सिर और चेहरे को भी ढक लिया। धातु का कवच उसके कपड़ों को कई जगहों से चीरता हुआ बाहर निकल आया, जिससे एक नीली धातुई चमक उभर आई। क्यू शुहेंग की नज़र में निराशा की झलक थी। ऐसी रणनीति और गति जो वांग तियानर को इस तरह की अव्यवस्था में धकेल सकती है, वह किसी साधारण म्यूटेटर के पास नहीं होनी चाहिए। लिन परिवार में बहुत कम लोग ऐसा करने में सक्षम थे। ऐसा लग रहा था कि खुफिया जानकारी गलत थी। लिन जियांगडोंग ने बेस नहीं छोड़ा था और उसके सामने वाला व्यक्ति संभवतः लिन जियांगडोंग ही था। ये हैरान और बहुत खुश था। वो समझ नहीं पा रहा था कि लिन शेन ने ये कैसे किया। एक व्यक्ति जिसने अपना बेस म्यूटेशन पूरा नहीं किया था, वह एक अलॉय म्यूटेटर के हाथों से बंदूक छीनने में सक्षम था। भले ही उसने आश्चर्य के तत्व का लाभ उठाया हो, ये वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक था। लेकिन कोई बात नहीं, इस चाल से लिन शेन के प्रति उनका संदेह बहुत कम हो गया होगा और उसे आज की कठिन परीक्षा से गुजरना चाहिए था। वांग तियानर के हावभाव देखकर लिन शेन ने अहंकार का दिखावा किया और जोर से हंसते हुए लापरवाही से बंदूक वांग तियानर की ओर फेंकते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, वांग लाओ एर, क्या तुम इस मुखौटे के नीचे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे? मैंने तुम्हें मुखौटा हटाने के लिए झुकाया, फिर भी तुम डरकर उस दयनीय स्थिति में पहुंच गए। तुम इतने बड़े आदमी हो और बंदूक भी स्थिर नहीं पकड़ सकते। तुम अब तक कैसे बचे हो? वांग लाओ एर गुस्से में था और कुछ कहने वाला था, लेकिन ये ने पहले ही बोल दिया, सम्मेलन का समय पहले ही बीत चुका है। महत्वपूर्ण मामलों में देरी न करें। और यहाँ इतने सारे लोग हैं, चलो बाहरी लोगों को हमारे 3 परिवारों पर हंसने न दे। मिस बाई शायद ही कभी आती हैं। उनका उत्साह कम करना अच्छा नहीं होगा। ये के शब्दों का उद्देश्य वांग लाओ एर को शर्मिंदगी से क्रोधित होने और वास्तव में शत्रुतापूर्ण होने से रोकना था, और साथ ही देवी पत्नी बाई की पहचान को रेखांकित करना था, जिससे इस बिंदु पर किसी भी शेष संदेह को दूर किया जा सके। हम इस हिसाब को किसी और दिन निपटा लेंगे। मुख्य मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आज तुम्हारे साथ झगड़ना नहीं चाहूंगा, वांग तियानर ने ठंडे स्वर में कहा और मंच छोड़ने के लिए मुड़ गया। उसे अपने कपड़े बदलने की जरूरत थी। वो संभवतः इस तरह के दिखने वाले म्यूटेटर को मंच पर नहीं ला सकता था। लिन शेन ने वांग तियानर पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि महिला को देखते हुए खुद से ही सोचने लगा, यह महिला वास्तव में देवी पत्नी बाई है, लेकिन उसके पास सुपरबेस इवोल्यूशन का अग्नि बीज क्यों है? क्या मनुष्य भी सुपरबेस इवोल्यूशन का अग्नि बीज प्राप्त कर सकते हैं? लिन शेन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। अग्नि बीज वाकई एक अद्भुत चीज थी। उसने पहले सोचा था कि संघर्ष के 7 कदम उसे 7 कदम के भीतर गोली से भी
तेज चलने की अनुमति देते हैं, लेकिन अब ऐसा पूरी तरह से सच नहीं लग रहा था। असली लड़ाई के बाद लिन शेन को गहरी समझ थी। इस क्षमता का सही अर्थ ये हो सकता है कि जब तक प्रतिद्वंद्वी बंदूक का इस्तेमाल करता है और 7 कदमों के भीतर रहता है, चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी तेज क्यों न हो, उसकी कार्रवाई हमेशा तेज होगी। यह काफी शक्तिशाली था, हालांकि अधिक सीमाओं के साथ। एक गलतफहमी है, चलो हम अपनी सीट पर बैठ जाएं, क्यू शुहेंग ने सज्जनतापूर्वक कहा, और देवी पत्नी बाई को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। लिन शेन को याद आया कि लिन जियांगडोंग ने कहा था कि देवी कंसोर्ट बाई उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने उन्हें कई मामलों में सलाह दी थी और उनका रिश्ता काफी अच्छा था, शिक्षक और दोस्त दोनों की तरह। स्वाभाविक रूप से वह इस समय देवी कंसोर्ट बाई को क्यू शुहेंग के बगल में बैठने नहीं दे सकते थे। चौथे भाई आमतौर पर देवी पत्नी बाई को क्या कहते थे? लिन शेन ने कुछ देर सोचा और फिर याद करते हुए देवी पत्नी बाई की ओर हाथ हिलाया और कहा, छोटी फेफी, अपने वरिष्ठ भाई के पास आकर बैठो। जिस तरह से लिन शेन ने देवी कंसोर्ट बाई से पहले बात की थी, उससे उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, जिससे लिन शेन को विश्वास हो गया कि लिन जियांगडोंग ने उन्हें क्या बताया था। अब उसे देवी पत्नी बाई के साथ उसी तरह से बातचीत करनी थी जैसे लिन जियांगडोंग करता था, ताकि उसे कोई खामी नजर न आने दे, खासकर इसलिए क्योंकि लिन शेन निश्चित नहीं था कि देवी पत्नी बाई ने पहले लिन परिवार का दौरा किया था या नहीं, या क्यूई और वांग परिवारों के साथ उसका रिश्ता कैसा था, और उसे किसी चीज में उनकी मदद की आवश्यकता क्यों थी। लिन शेन की बातें सुनकर देवी कंसोर्ट बाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के चलकर लिन शेन के बगल में सीट ले ली। क्यू शुहेंग अभी बैठ ही पाया था कि कुछ ही देर बाद वांग तियानर, जिसने नए कपड़े पहन लिए थे, वापस आया और क्यू शुहेंग के बगल में बैठ गया। भर्ती कार्यक्रम आधिकारिक रूप से शुरू हुआ और मेजबान के समन्वय के तहत डार्क बर्ड बेस के 3 प्रमुख कुलों में शामिल होने के इच्छुक कई म्यूटेटर प्रतिनिधियों का पक्ष जीतने की उम्मीद में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए मंच पर कतार में खड़े होने लगे। लिन शेन को इन लोगों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने देवी कंसोर्ट बाई से पूछा, छोटी फेफी, आप डार्क बर्ड बेस में क्यों आई हैं? देवी पत्नी बाई धीरे धीरे लिन शेन की ओर झुकी। उसके होंठ लगभग उसके कान को छू रहे थे। ऐसा लगता है कि देवी पत्नी बाई वास्तव में चौथे भाई के बहुत करीब थी। लिन शेन अपने चौथे भाई की वास्तव में कुछ कौशल रखने के लिए आंतरिक रूप से प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका, और उसने महसूस किया कि पहले उसने अपने भाई की शेखी बघाड़ने को गलत समझा था। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। अगर आपने मुझे फिर से लिटिल फेफी कहने की हिम्मत की, तो मुझे आपकी पहचान उजागर करने के लिए क्यूई या वांग परिवारों की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अभी आपका सिर काट दूंगी। देवी कंसोर बाई की आवाज नरम थी, लेकिन उसका लहजा बहुत अरुचिकर था। पर्दाफाश हो गया। लिन शेन का शरीर कांप उठा, अंदर ही अंदर विलाप करते हुए, चौथे भाई, ओ चौथे भाई, तुम्हें इस तरह शेखी क्यों बघाड़नी पड़ी? तुम्हारे छोटे भाई को अब तुमने धोखा दे दिया है। कहने की जरूरत नहीं कि समस्या लिटिल फेफी नाम में ही है। यदि लिन जियांगडोंग ने देवी कंसोर्ट का उल्लेख इतनी सहजता से नहीं किया होता, उसे छोटी फेफी कहकर नहीं बुलाया होता, और ये नहीं कहा होता कि जब वो उसे इस नाम से पुकारता है तो उसे अच्छा लगता है, कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उससे नाराज भी हो जाती, तो लिन शेन निश्चित रूप से देवी कंसोर्ट को इस तरह से संबोधित नहीं करते। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि लिन जियांगडोंग एक असली कामगार है। वह आपको ठगता है और आपके अंतिम संस्कार का खर्च भी नहीं उठाता। अब लिन शेन केवल इस बात के लिए आभारी हो सकता था कि जब उसने देवी कंसर्ट को छोटी फेफी कहा तो उसने उसके गालों को चुटकी से नहीं दबाया। लिन जियांगडोंग ने कसम खाई थी कि देवी कंसर्ट में शिशु जैसी चर्बी थी और उसके गाल विशेष रूप से मनमोहक थे। उसके साथ उसके रिश्ते के कारण वह अक्सर उसके मोटे छोटे गालों को चुटकी से दबाता था। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि देवी कंसोर्ट मुझे बेनकाब करने का इरादा नहीं रखती है। लिन शेन ने तेजी से सोचा। उसका दिमाग कई बार तेजी से घुमा और वह तुरंत सीधा बैठ गया। उसकी आंखें उसकी नाक पर,
नाक उसके दिल पर, जैसे कि वो ध्यान में एक बूढ़ा भिक्षु था। आप वास्तव में कौन हैं और आप लिन का रूप क्यों धारण कर रहे हैं? देवी कंसोर्ट ने पूछा। ये देखकर कि लिन शेन चुप रहे, उनकी भौहें फिर से बोलते समय सिकुड़ गईं। तुमने क्या कहा? यहाँ वाकई बहुत शोर है, बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। भर्ती कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम मेरे घर पर एक अच्छी बातचीत के लिए क्यों न चलें? लिन शेन यहाँ कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वह लिन जियांगडोंग नहीं था। जब तक वह इसे स्वीकार नहीं करता, तब तक चाहे देवी पत्नी कुछ भी कहें, उसके पास अभी भी पैंतरेबाजी करने की गुंजाइश थी। यदि उसने यहाँ ये स्वीकार कर लिया और देवी कंसोर्ट का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था, जैसे रिकॉर्डिंग करना या कुछ और, तो उसे बाद में इससे बचने का मौका भी नहीं मिलेगा और फिर वो वास्तव में खत्म हो जाएगा। देवी पत्नी ने लिन शेन को देखा, फिर कुछ और नहीं कहा। जब वे दोनों कानाफूसी कर रहे थे, तो क्यू शुहेंग और वांग तियानिर भी एक तरफ निजी बातचीत कर रहे थे। ऐसा लगता है कि हम शायद अपने अनुमान में गलत थे। लिन जियांगडोंग ने बेस नहीं छोड़ा होगा। क्यू शुहेंग ने लिन शेन और देवी कंसोर्ट की ओर देखते हुए कहा, जो धीमी आवाज में बात करते हुए बहुत करीब लग रहे थे। वांग तियानिर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उसने जो कदम उठाया है, लिन भाइयों के अलावा लिन परिवार में बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं, और अगर कोई और कर भी सकता है तो वह लिन जियांगडोंग जैसा नहीं दिखेगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्यू शुहेंग ने पूछा। वांग तियानिर ने लिन शेन की दिशा में देखा और अपना सिर हिलाया। मैं इस पर अपनी उंगली नहीं रख सकता, लेकिन चूंकि हमारे पास ये जानकारी है, भले ही लिन जियांगडोंग बाहर नहीं गया हो, फिर भी कुछ मुद्दे होने चाहिए। क्यू शुहेंग ने भी लिन शेन की ओर देखा और फिर फुसफुसाया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे परिवारों को अभी भी बाद में शक्ति प्रदर्शन करना है ना? हम तब उसका परीक्षण करेंगे। उसने अभी जो गति दिखाई है, उससे तो हमारे द्वारा पहले तैयार किए गए मिश्र धातु जीव शायद कुछ भी प्रकट नहीं करेंगे, है ना? वांग तियानिर ने सोचा। इसलिए हमें इसे बदलने की जरूरत है, क्यू शुहेंग ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने हाल ही में एक दुर्लभ मिश्र धातु स्तर का पालतू जानवर हासिल किया है, जो उसके परीक्षण के लिए एकदम सही होना चाहिए। क्या मिश्र धातु स्तर ये काम कर सकता है? वांग तियानिर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अन्य मिश्र धातु स्तर के पालतू जानवर शायद पर्याप्त न हों, लेकिन मेरा निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। जब तक ये ठीक से स्थापित है, जब तक कि वो वास्तव में लिन जियांगडोंग नहीं है, तब तक ये भी इसे संभाल नहीं सकता। लिन परिवार में अन्य मिश्र धातु स्तरों की तो बात ही छोड़िए, क्यू शुहेंग ने आत्मविश्वास के साथ घोषणा की। कौन सा पालतू जानवर? वांग तियानिर ये जानने के लिए उत्सुक था कि किस तरह का पालतू जानवर क्यू शुहेंग को इतना आत्मविश्वासी बना सकता है। क्या आपने कभी अलॉय लेवल के सुपरसोनिक गनमैन के बारे में सुना है? क्यू शुहेंग ने कहा। ये सुनकर वांग तियानिर पहले तो चौंक गया, फिर बहुत खुश हुआ। क्या ये वह है जिसकी गति विशेषता 20 है, जिसे मिश्र धातु स्तर में सबसे तेज के रूप में जाना जाता है, सुपरसोनिक गनमैन? वास्तव में ये सुपरसोनिक गनमैन है। क्यू शुहेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो ये तो बढ़िया है। सुपरसोनिक गनमैन को अपना प्रतिद्वंद्वी बनाकर, जब तक कि वो वास्तव में लिन जियांगडोंग न हो, वह इतने सारे प्रतिबंधों के तहत कमियां उजागर करने के लिए बाध्य है। वांग तियानिर बहुत खुश था। उस खंड में जहां 3 परिवार अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, वहां हमेशा किसी भी उपकरण और बेस वेरिएंट पालतू जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध रहे हैं। कोई भी केवल अपनी बेस म्यूटेशन शक्तियों का ही उपयोग कर सकता है, बिना किसी हथियार या सहायता के, और श्री लिन जोंगजिंग के बेस पर न होने के कारण संभवतः लिन जियांगडोंग के अलावा कोई भी सुपरसोनिक गनमैन को आसानी से नहीं संभाल सकता था। हालांकि लिन शेन ने पहले भी प्रभावशाली गति का प्रदर्शन किया था, लेकिन वांग तियानिर और क्यू शुहेंग की नज़र में ये अभी भी सुपरसोनिक गनमैन की तुलना में बहुत कम था। गति में सुपरसोनिक गनमैन के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। यहाँ तक कि अगर असली लिन जियांगडोंग भी आ गया, तो गति के मामले में सुपरसोनिक गनमैन को पराजित करना कठिन होगा, और उसे संभवतः किसी अन्य तरीके से जीतना होगा। मिश्र धातु स्तर के अंतर्गत
सुपरसोनिक गनमैन एक शीर्ष स्तरीय गति प्रकार बेस वेरिएंट प्राणी है। उससे अधिक तेज किसी को ढूंढ पाना लगभग असंभव है। हालांकि जैसा कि आपने भी देखा, वह आदमी लिन जियांगडोंग होने की बहुत संभावना है। अगर ये वास्तव में लिन जियांगडोंग है तो मुझे डर है कि मेरा सुपरसोनिक गनमैन एक कुत्ते को मांस की रोटी भेजने जैसा होगा, जिसे कभी वापस नहीं लाया जाएगा। आप जानते हैं कि सुपरसोनिक गनमैन कितने दुर्लभ हैं। उनका मूल्य। क्यू शुहेंग ने बोलना समाप्त नहीं किया, लेकिन उसका इरादा स्पष्ट था। अगर उसे सुपरसोनिक गनमैन को तैनात करना था तो उसे वांग तियानर को जोखिम उठाने की जरूरत थी। आप और मैं स्वाभाविक रूप से एक साथ आगे बढ़ते और पीछे हटते हैं। अगर सुपरसोनिक गनमैन के साथ कोई समस्या है तो हम इसे संयुक्त रूप से सहन करेंगे। वांग तियानर ने ज्यादा संकोच नहीं किया और सीधे क्यू शुहेंग को आश्वस्त किया। तो फिर ये तय हो गया। क्यू शुहेंग ने निर्णायक रूप से कहा। भर्ती सम्मेलन व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा, जिसमें म्यूटेटर्स ने एक एक करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने ऐसा न केवल अपना नाम बनाने के लिए किया, बल्कि मुख्य रूप से डार्क बर्ड बेस के 3 प्रमुख परिवारों के समक्ष अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए किया। जितनी अधिक प्रबल योग्यता प्रदर्शित होगी, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि व्यक्ति को बेहतर उपचार और लाभ प्राप्त होंगे। और यदि तीनों परिवारों द्वारा इसका समर्थन किया जाए तो कुछ को अत्यधिक कीमत पर अनुबंध भी मिल सकता है। बेशक म्यूटेटर्स को ये चुनने का अधिकार भी था कि वे किस परिवार में शामिल होना चाहते हैं, और उन्हें कार्यक्रम में तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं थी। डार्क बर्ड बेस सिर्फ एक छोटा बेस था और इसमें ज्यादा प्रतिभाएं नहीं थीं। द्विवार्षिक भर्ती सम्मेलन में सिर्फ 1 दर्जन नए म्यूटेटर ही आए। कुछ पुराने लोग फिर से कार्यक्रम में शामिल हुए। कुल मिलाकर 30 या 40 व्यक्ति थे। उनमें से केवल 4 या 5 ने ही वास्तव में 3 प्रमुख परिवारों का ध्यान आकर्षित किया, और विशेष रूप से प्रभावशाली एक एलॉय बेस वेरिएंट था जिसका नाम वेई वुफू था। डार्क बर्ड बेस जैसी छोटी जगह में अलॉय बेस वेरिएंट को पहले से ही एक उच्च स्तरीय लड़ाकू बल माना जाता था। भर्ती सम्मेलन में भाग लिए बिना भी किसी भी परिवार में शामिल होने से एक अच्छा व्यवहार प्राप्त होता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेई वुफू हाल ही में डार्क बर्ड बेस में आए थे और उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए बड़े परिवारों ने अभी तक उनके पास निमंत्रण नहीं भेजा था। वेई वुफू का प्रदर्शन वाकई आश्चर्यजनक था। अपने अलॉय बॉडी के इस्तेमाल के बिना भी उन्होंने आसानी से एक हाथ से 1000 पाउंड का बारबेल उठाया और उसे आराम से घुमाया। उनके सहज संचालन से पता चलता है कि उनकी ताकत स्टील लेवल से कहीं ज्यादा है। तीनों परिवारों ने उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया, लेकिन वेई वुफू ने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया और कहा कि वे इस पर विचार करेंगे। भर्ती सम्मेलन के लिए नामांकन कराने वाले सभी म्यूटेटर्स ने पहले ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर दिया था, और अंत में तीनों परिवारों के प्रतिनिधियों के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का समय आ गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज भर्ती सम्मेलन में एक अलॉय बेस वेरिएंट भाग लेगा। वेई वुफू की उपस्थिति में हमारा नियोजित प्रदर्शन कुछ हद तक बचकाना लगता है। अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये केवल उपहास को आमंत्रित कर सकता है। मेरे पास एक सुझाव है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप दोनों इसे सुनने में रुचि रखते हैं? क्यू शुहेंग ने अपनी मर्जी से कहा। क्यूई के भाई ने सही बात कही है। वेई वुफू के यहाँ होने से हमारी पिछली तैयारियां वास्तव में अपर्याप्त लगती है। क्यूई के भाई के पास क्या सुझाव है? वांग तियानर ने तुरंत जवाब दिया। मैंने हाल ही में एक एलॉय पेट प्राप्त किया है। इसे टचस्टोन के रूप में उपयोग करना दिलचस्प हो सकता है। आप दोनों क्या सोचते हैं? बोलते हुए क्यू शुहेंग ने अपने कोट की जेब से एक पेट कैप्सूल निकाला और उसे फेंक दिया। अंडे के आकार का एक कैप्सूल के आकार का नीला धातु का खिलौना हवा में तेजी से बदल गया, लगभग एक बदलते रोबोट की तरह। जब तक ये जमीन पर उतरा, ये चमत्कारिक रूप से एक रोबोट गनस्लिंगर में बदल गया था, जो नीले धातु के एक्सोस्केलेटन में लिपटा हुआ था। रोबोट की कमर के चारों ओर एक धातु का होल्स्टर लटका हुआ था और उसके सिर के ऊपर एक धातु की काउबॉय टोपी रखी हुई थी।
एक औसत व्यक्ति से एक सिर अधिक ऊंचे सुपरसोनिक गनमैन का चेहरा एक खोपड़ी की तरह था जो धातु की चमक से चमक रहा था। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी जो भयानक और भयावह लग रहा था। फिर भी उसमें भयानक सौंदर्य की एक अवर्णनीय भावना थी। वह है सुपरसोनिक गनमैन। नीचे म्यूटेटर्स में से किसी ने ईर्ष्या से कहा। सुपरसोनिक गनमैन जैसा दुर्लभ मिश्र धातु प्राणी अधिकांश लोगों ने केवल वीडियो में ही देखा है तथा अधिकांश म्यूटेटर्स के लिए ये वास्तविक प्राणी से पहली मुलाकात थी। क्या सुपरसोनिक गनमैन को कसौटी के रूप में इस्तेमाल करना कुछ ज्यादा ही असाधारण बात नहीं है? ये बोले। वह निश्चित रूप से जानता था कि सुपरसोनिक गनमैन कितना दुर्जय था। अगर जंगल में उसका सामना सुपरसोनिक गनमैन से होता तो वह उससे निपटने के लिए इलाके, उपकरण और अपने बेस म्यूटेशन पालतू जानवरों की शक्ति का उपयोग कर सकता था, जो बहुत मुश्किल नहीं होगा। हालांकि उस समय अखाड़ा बहुत बड़ा था और उपकरणों और पालतू जानवरों के बिना ये को भी यकीन नहीं था कि वह ऐसी परिस्थितियों में सुपरसोनिक गनमैन को संभाल पाएगा और इससे घायल होने की भी संभावना थी। यदि ऐसा होता तो लिन शेन के स्थान पर उनका खड़ा होना अमान्य हो जाता और क्यू शुहेंग और वांग तियाने निश्चित रूप से लिन शेन पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डालते रहते। हालांकि लिन शेन ने अपने नंगे हाथों से प्रतिद्वंदी को निहत्था करने की एक शानदार चाल का प्रदर्शन किया था। ये अच्छी तरह से जानता था कि लिन शेन ने अपना बेस म्यूटेशन भी पूरा नहीं किया था और उसे सुपरसोनिक गनमैन का सीधे सामना करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये ठीक है। हम दूसरों को अपने 3 परिवारों पर हंसने नहीं दे सकते, है ना? श्री क्यू के लिए इतना उदार होना दुर्लभ है कि वे ऐसे दुर्लभ सुपरसोनिक गनमैन को कसौटी के रूप में पेश करें। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। आप क्या कहते हैं, श्री लिन जियांगडोंग? वांग तियानर और क्यू शुहेंग ने एक दूसरे की बात दोहराई, जिससे लिन शेन के लिए मना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। ये बोलना चाहता था और लिन शेन की मदद करना चाहता था, लेकिन लिन शेन ने शांति से कहा, जब मैं कोई कदम उठाता हूँ तो मैं कठोर हो जाता हूँ। ये दुख की बात होगी अगर ऐसा दुर्लभ प्राणी ऐसे ही नष्ट हो जाए। ये सिर्फ एक अलॉय लेवल सुपरसोनिक गनमैन है, कोई खास बात नहीं। चूंकि श्री लिन जियांगडोंग को कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए इसे सुलझा लेते हैं, क्यू शुहेंग ने विषय को समाप्त करते हुए कहा। ये ने मन ही मन आह भरी। हालांकि लिन शेन चतुर है, लेकिन उसने बहुत कुछ नहीं देखा है और उसे चीजों को संभालने का अनुभव नहीं है। वह क्यूई शुहेंग और वांग तियानर से कैसे मुकाबला कर सकता है? मैं बस अपना सब कुछ दे सकता हूँ और लिन शेन की मदद कर सकता हूँ। लेकिन सुपरसोनिक गनमैन इतना तेज है कि सीधे टकराव में कोई संभावना नहीं है। अगर बात यहीं तक पहुंचती है तो मुझे सुपरसोनिक गनमैन से वार सहना होगा। आपसी विनाश की उम्मीद में सब कुछ जोखिम में डालना होगा। जब तक सुपरसोनिक गनमैन को मार गिराया जाता है तब तक हम इससे बाहर निकल पाएंगे। जहां तक क्यूई और वांग परिवारों के और अधिक संदिग्ध हो जाने का सवाल है, मैं अभी इस बारे में चिंता नहीं कर सकता। केवल एक सुपरसोनिक गनमैन है और हम 3 हैं। तुम सब मिलकर सिर्फ मेरे लिए ये सब तैयार नहीं कर रहे हो, है ना? लिन शेन ने ठंडे स्वर में क्यू शुहेंग को घूरते हुए कहा। क्यू शुहेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, मिस्टर लिन जियांगडोंग, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। स्वाभाविक रूप से हम बारी बारी से भाग लेंगे। सभी को भाग लेना चाहिए। ये सिर्फ आपके लिए कैसे तैयार किया जा सकता है? हम अपनी ताकत दिखाने का ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इतने उत्सुक हैं तो हम आपको सबसे पहले मंच पर आने देंगे। मुझे अपनी घटिया हरकतें देखने से बचाओ। तुम बस मुझे एक्शन में देखना चाहते हो, है ना? इसे इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सरल है। लिन शेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और क्यूई शुहेंग के सामने एक उंगली बढ़ा दी। इससे आपका क्या मतलब है, मिस्टर लिन? क्यू शुहेंग को समझ में नहीं आया कि लिन शेन क्या कहना चाह रहे थे। एक बार, बस एक बार, और मैं उसे वश में कर लूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो वह मेरा हो जाएगा। लिन शेन ने अपनी फैली हुई उंगली सुपरसोनिक गनमैन की ओर इशारा करते हुए कहा। मिस्टर लिन, ये अंदर से चिंतित था।
उसके लिए लिन शेन इस कदम से क्यू शुहेंग को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा भोला विचार काम करने की संभावना नहीं थी। इस बिंदु पर क्यू शुहेंग शायद ही पीछे हटता। यद्यपि सुपरसोनिक गनमैन कीमती था, क्यूई परिवार के लिए लिन शेन की असली पहचान को सत्यापित करने का मौका काफी फायदेमंद था। लिन शेन ने उसे रुकने का इशारा किया, कोई शब्द नहीं जोड़ा, केवल क्यू शुहेंग को तिरस्कार से देखा। चूंकि श्री लिन जियांगडोंग इतने उत्साहित हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उनकी बात मानूंगा। श्री लिन जियांगडोंग, आप बेझिझक अपनी चाल चलें। यदि आप एक ही वार में सुपरसोनिक गनमैन को वश में कर लेते हैं, तो वह आपका हो जाएगा। हालांकि हमारे पहले के समझौते के अनुसार आपको केवल अपनी जन्मजात बेस म्यूटेशन शक्ति का उपयोग करना चाहिए और पालतू जानवरों या अन्य हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यू शुहेंग ने धीरे धीरे बोलते हुए अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। ये खत्म हो गया। ये ने अपने दिल में गहरी सांस ली। जब चीजें इस स्तर तक पहुंच गई थीं, तो लिन शेन के लिए उसे लड़ाई में शामिल करना असंभव था। यी के दिमाग में ये विचार कौंध रहा था कि गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लिन शेन ने सहमति जता दी और आगे बढ़ने के लिए खड़ा हो गया। ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लिन शेन की योजना के बारे में अनिश्चित। वह एक अलॉय लेवल सुपरसोनिक गनमैन था और लिन शेन स्टील लेवल पर भी नहीं था। वह वहां जाकर क्या कर सकता था? ये तो बताने की जरूरत नहीं कि सुपरसोनिक गनमैन की गति ऐसी थी कि लिन शेन उसका साथ नहीं दे सकता था। भले ही सुपरसोनिक गनमैन स्थिर खड़ा हो और लिन शेन को अपनी इच्छा से हमला करने दे, लिन शेन संभवतः उसकी सुरक्षा भी नहीं तोड़ सकता था। न तो क्यू शुहेंग और न ही वांग तियानर को लिन शेन के बारे में जानकारी थी, जैसा कि ये को थी, लेकिन उन्हें ये भी विश्वास नहीं था कि लिन शेन एक ही वार में सुपरसोनिक गनमैन को वश में कर सकता है। वे सभी ये मानते थे कि लिन जियांगडोंग शक्तिशाली था, लेकिन ये कहना कि वह एक ही वार में सुपरसोनिक गनमैन को परास्त कर सकता है, उनके लिए भी विश्वास करना कठिन था। वे ये मानने को तैयार थे कि लिन जियांगडोंग एक ही वार में सुपरसोनिक गनमैन को मार सकता है, लेकिन उसे वश में करना मारने से ज्यादा मुश्किल था। यह मारने और जिंदा पकड़ने के बीच का अंतर था। भले ही उनके सामने मौजूद व्यक्ति वास्तव में लिन जियांगडोंग ही क्यों न हो, उन्हें नहीं लगता था कि वह एक ही वार में सुपरसोनिक गनमैन को पकड़ सकता है, जिससे उसे विरोध करने या संघर्ष करने का कोई मौका नहीं मिलता। अगर ये सच में संभव था, तो सुपरसोनिक गनमैन लगभग मर चुका होगा। उस स्थिति में उसे ले जाना लिन जियांगडोंग के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। लिन जियांगडोंग बहुत घमंडी है, वांग तियानर ने दांत पीसते हुए कहा। अब उसे कुछ हद तक यकीन हो गया था कि ये व्यक्ति लिन जियांगडोंग ही होगा। उसके अलावा वह डार्क बर्ड बेस में किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जो इतना दुस्साहसी हो सकता हो। भले ही वह लिन जियांगडोंग हो, उसके जीतने की संभावना बहुत कम है, क्यू शुहेंग ने ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही ये ने लिन शेन को सुपरसोनिक गनमैन की ओर बढ़ते देखा, उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंधे। फिर भी उसे कोई विचार नहीं आ रहा था कि वर्तमान संकट से कैसे निपटा जाए। मैं लिन शेन को कुछ भी नहीं होने दे सकता, भले ही इसका मतलब खुद को उजागर करना हो। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी, ये ने पहले ही तय कर लिया था। चाहे कुछ भी हो, अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह किसी भी परिस्थिति में लिन शेन को चोट नहीं पहुंचाने दे सकता था। मिस्टर लिन जियांगडोंग, क्या आप अपनी बेस म्यूटेशन ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्यू शुहेंग ने देखा कि लिन शेन अब सुपरसोनिक गनमैन से 2 मीटर से भी कम दूरी पर था और उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वह केवल भौहें सिकोड़कर बोल सका। एक साधारण सुपरसोनिक गनमैन को वश में करने के लिए मुझे बेस म्यूटेशन ताकत का उपयोग करने की क्या आवश्यकता होगी? लिन शेन ने सुपरसोनिक गनमैन की ओर देखा और गर्व से कहा। जैसे ही उसने बात की, न केवल क्यूई शुहेंग और वांग तियानर ने सोचा कि लिन शेन बहुत घमंडी था, बल्कि बाई शेनफेई और वेई वुफू ने भी लिन शेन को कुछ अजीब निगाहों से देखा। नीचे बैठे साधारण म्यूटेटर्स आपस में फुसफुसा रहे थे,
उन्हें लग रहा था कि ये लिन जियांगडोंग वास्तव में बहुत घमंडी है।